आज मैं आपको अपने बारे में अपनी कहानी शेयर करना चाहूँगा। सो मेरा नाम आर्यन पाशा है और मैं इंडिया का फर्स्ट ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर हूँ और मैं लॉयर भी हूँ। सो बेसिकली ट्रांसमैन का लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हम लोग एक एलजीबीटी कम्युनिटी में से जो टी होता है ट्रांसजेंडर। सो ट्रांसजेंडर में लोगों को ट्रांस वुमेन पता है, ट्रांसमैन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं एक ट्रांसमैन हूँ और ट्रांसमैन बेसिकली वो होते हैं जो जब जन्म लेते हैं वो एक लड़की की तरह पैदा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लड़कियों की फीलिंग नहीं होती है और वो अपने आप को अपनी बॉडी में वो खुश नहीं होते हैं और वो अपने आप को लड़कों से रिलेट करते हैं। और तो वैसे ही मेरी भी स्टोरी है कि मैं फीमेल बॉर्न हुआ था और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आपने मेरे को ये मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिया। और आज मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा, अपनी कहानी शेयर करना चाहूँगा। सो मेरा नाम आर्यन पाशा है और मैं इंडिया का फर्स्ट ट्रांसमैन बॉडी बिल्डर हूँ और मैं लॉयर भी हूँ। सो बेसिकली ट्रांसमैन का लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हम लोग एक एलजीबीटी कम्युनिटी में से जो टी होता है ट्रांसजेंडर। सो ट्रांसजेंडर में लोगों को ट्रांस वुमेन पता है, ट्रांसमैन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो मैं एक ट्रांसमैन हूँ और ट्रांसमैन बेसिकली वो होते हैं जो जब जन्म लेते हैं वो एक लड़की की तरह पैदा होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लड़कियों की फीलिंग नहीं होती है और वो अपने आप को अपनी बॉडी में वो खुश नहीं होते हैं और वो अपने आप को लड़कों से रिलेट करते हैं। और तो वैसे ही मेरी भी स्टोरी है कि मैं फीमेल बॉर्न हुआ था और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक लड़की हूँ। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कि ये लोगों को समझा पाना, अपने घर वालों को समझा पाना कि भाई मैं क्यों अलग हूँ। और मैं खुद से अपने आप को नहीं समझ पा रहा था, क्यों मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, क्यों मैं बाकी बच्चों की तरह क्यों नहीं हूँ। सो मेरी स्टोरी स्टोरी क्या मतलब, मेरी जो स्ट्रगल थी, जब मैं शायद 6 साल का था तब मेरे को ऐसा रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, और मैं गलत बॉडी में पैदा हो गया हूँ और मेरे को ये लाइफ नहीं जीनी है। और शुरू से ही मेरे को लड़कियों के कपड़े नहीं पहनना पसंद था, मैं लड़कियों की तरह बात नहीं करता था। हालांकि मतलब जो मेरा खेलने की भी जो चॉइसेस थी, मैं कभी डॉल से नहीं खेला या कोई भी लड़कियों के खिलौनों से, उनकी तरह कोई भी शौक ही नहीं था। और मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा हूँ। तो जर्नी स्टार्ट होती है कि कैसे एक मतलब नायला से आर्यन पाशा की जर्नी हुई कैसे। तो जब मैं पैदा हुआ तो मेरे डैड ने मेरा नाम नायला रखा और ये काफ़ी फेमिनाइन नेम है, तो मेरे को इस नाम से ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि कोई अगर मेरे को नायला भी बोलता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि कोई मेरे को गाली दे रहा है। सो बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है, मतलब कैसे हम लोगों को समझाएं, कैसे मैं अपनी फैमिली में बताऊं। सो सबसे अच्छी बात थी कि जो मेरे पेरेंट्स हैं, वो उन लोगों ने कभी भी मेरे को किसी चीज़ से रोका टोका नहीं। कि चाहे जब मैं 6 साल का था मैंने अपने पापा को बोला कि मेरे को लड़कियों की यूनिफॉर्म नहीं पहननी है, और या तो, और एक तरीके से मैं काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी था और मैंने उनको सीधे सीधे बोला कि अगर आप मेरे को गर्ल्स यूनिफॉर्म मतलब पहनने के लिए बोलोगे तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। और जब मैं स्कूल भी जाता था तो वापस जब स्कूल से आता था तो मैं फटाफट आती होता था कि यूनिफॉर्म उतार के फेंक दो, कि ज़बरदस्ती क्यों पहना रखी है मेरे को। तो मतलब एक बहुत छोटी सी चीज़ है, मतलब शायद दूसरों के लिए इतना मैटर ना करे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और बहुत ही मुश्किल होता था और बहुत ही बुरा लगता था अपने आप को, सिर्फ एक मतलब उस एज में भी, कि मेरे को क्यों आपने ज़बरदस्ती ये कपड़े पहनाए हैं। और लड़कियों की तरह बात करना पसंद नहीं था। मतलब हम लोग कुछ भी करना चाहते हैं कि अगर लड़कों के साथ खेल रहे हैं तो उसमें रोक टोक, अगर मैं लड़कों की तरह बात कर रहा हूँ तो उसमें घर वालों की रोक टोक, कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, कि जाऊँगा ये करूँगा वो करूँगा, कि ऐसे नहीं, कि लड़कियों की तरह बिहेव करो। तो हर चीज़ पे मतलब चाहे मतलब उन लोगों को पता नहीं था कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। उनको लगता था घर वालों को कि एक फेज़ है, एक बच्चा है तो सीखेगा समझेगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ वहीं तक नहीं थी और मेरे को कभी भी नहीं लगा कि ये फेज़ है
और मैं अपने पूरे ख़ानदान में सबसे बड़ा हूँ, तो कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को कि ये अपने बड़े भाई को देख के उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ये अंदर से ही फीलिंग ही ऐसी थी कि शुरू से पता था कि मैं लड़का हूँ। और क्योंकि उस टाइम उम्र इतनी छोटी थी और छोटे बच्चों को फ़र्क नहीं पता होता कि लड़के और लड़की में फ़र्क क्या होता है, बच्चे बच्चे होते हैं और उनके लिए सब लोग बराबर हैं। जब जहाँ पे प्यूबर्टी हिट करती है, मतलब जहाँ हमारी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, असली दिक्कत मैं तब बोलूँगा कि जब मैं 14 साल का होऊंगा, कि वहाँ से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हुई। कि स्कूल तो मैंने एनी हाउ चेंज कर लिया, मैं बॉयज़ यूनिफॉर्म में स्कूल जाने लगा, मैंने अपना स्कूल बदल लिया, तो वहाँ पे किसी को पता नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में फ़ीमेल लिखा हुआ है। और मेरे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी मेरे नए स्कूल में, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया कि आप बॉयज़ यूनिफॉर्म में आ सकते हो। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी और 12th स्टैंडर्ड तक किसी को पता भी नहीं चला कि मैं जन्म से लड़की हूँ। और यहाँ से मतलब कि, और जब हमारी प्यूबर्टी हिट होती है तो तब मेरे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ हुआ कि यार मैं बाकी लड़कों से तो अलग हूँ, कि अभी तक मेरे को गलत फहमी थी। और तब एक फ्रस्ट्रेशन अंदर से होनी स्टार्ट हो गई, और अपने आप को ना मैं शीशे में देख पाता था, और अपने आप को देख के मैं रोता रहता था कि ऊपर वाले ने मेरे को ऐसा क्यों पैदा कर दिया, कि मैं ही क्यों। क्योंकि उस टाइम पे और आज के भी टाइम पे हम लोगों की सोसाइटी में कभी जेंडर सेक्सुअलिटी के बारे में बात ही नहीं होती है, और स्पेशली खासकर एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो आज मेरा ट्रांजिशन तो 2010 में स्टार्ट हुआ है, ये बात मैं कर रहा हूँ 2004 की। उस टाइम पे ना कभी मीडिया में आता था, और तब तो शायद मेरे को इंटरनेट का भी इतना ज़माना नहीं था, तो बहुत ही मुश्किल था कि अपने आप को मैं समझूं कैसे। और जहाँ पे मतलब जब मेंस्ट्रुएशन होनी शुरू हुई और जैसे ब्रेस्ट ग्रोथ होनी, ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो उतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जाने लगा। और जैसे मंथली हम लोगों की साइकिल होती है बॉडी, क्योंकि फिज़िकली तो मैं एक लड़की था और फीलिंग पूरे लड़कों वाली थी, तो अपनी बॉडी में मेरे को ऐसा लगने लगा कि किसी ने मेरे को ज़बरदस्ती डाल दिया है और मैं इस बॉडी के साथ बिलोंग ही नहीं करता हूँ। ये शरीर मतलब मेरे लिए सही नहीं है। और जब मैं 12th तक भी आया, मतलब हर महीने में एटलीस्ट एक हफ़्ता तो मैं स्कूल जाता ही नहीं था, कि नहीं मेरे को नहीं जाना। और स्कूल में भी मतलब मेरे फ्रेंड्स को नहीं पता था कि मैं लड़की पैदा हुआ हूँ। मेरा जितना भी फ्रेंड सर्कल था सारा ये दोस्ती लड़कों के साथ ही थी। तो स्कूल में भी जा रहा हूँ तो टॉयलेट जा रहे हो, एक मतलब बहुत बेसिक नीड है हमारी, चाहे आप जॉब कर, मतलब कोई भी इंसान हो, स्कूल जा रहे हो, बच्चा एक बार तो वॉशरूम जाएगा ही। लेकिन अगर मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं यूरिनल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। कई बारी दोस्त कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हमने देखा है कि ज़्यादातर जब कोई भी मतलब लड़का होता है, अगर वो वॉशरूम जा रहा है तो वो हमेशा अपने दोस्त को पूछता है कि साथ में चल रहा है क्या, ऐसा करके। ये एक नेचर बोल सकते हैं हम लोग, कि ऐसा होता है लड़कों का नेचर। तो मैं जब भी वॉशरूम जाता था तो पीछे से दो चार दोस्त आ जाते थे, तो और हमेशा कमेंट करना कि यार तू यूरिनल क्यों नहीं यूज़ कर रहा है, कि तू अंदर स्टॉल में क्यों जा रहा है। तो एक बार बहाना, दो बार बहाना, कि नहीं मैं ऐसे नहीं जाता हूँ। सो कहीं ना कहीं अब मेरे को अगर टॉयलेट भी जाना है तो मेरे को छुप के जाना पड़ता था, कि कोई मेरे को देख ना ले, और कहीं ना कहीं किसी के वो डाउट ना हो जाए कि भाई ये यूरिनल क्यों नहीं यूज़ कर रहा है। और तरह तरह की बहुत सारी बातें ऐसे सुनने को मिलती थी। तो हमेशा मैं मतलब स्पेशली स्कूल में मैं अवॉइड करता था कि मैं वॉशरूम ना जाऊं, मतलब सुबह से लेकर जब तक 2 बजे तक मैं घर नहीं आ रहा हूँ, तो हमेशा कोशिश यही रहती थी कि मेरे को टॉयलेट यूज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे स्पोर्ट्स में था, वहाँ पे देखा है कि लड़के एकदम से किसी के भी सामने कपड़े चेंज कर लेते हैं। तो ये छोटी छोटी स्ट्रगल थी जिसको मैनेज करना मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। आप जो हो भी नहीं, एक तरीके से उस टाइम पे मैं उन लोगों के लिए प्रिटेंड कर रहा था, मतलब अंदर से मुझे लड़का ही फील होता था कि हाँ मैं लड़का ही हूँ। लेकिन लोगों को कैसे समझाऊँ कि मैं क्यों उनसे अलग हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे ही नहीं पता था, मेरे ही डाउट्स क्लियर नहीं थे कि भाई मैं क्यों ऐसा पैदा हो गया हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और फिर जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आता हूँ, तो मेरे जिनको मैं अपना भाई मानता था, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स थे हम लोग, जिनके साथ दिन रात में रहता था, तो उनमें से कुछ लोगों को पता चल गया कि भाई ये मेल नहीं फीमेल है। तो उन लोगों का मतलब मेरी तरफ देखने का नज़रिया बदल गया।
वो मेरे मुंह पे मेरे को गाली दे देते थे या मेरे को हिजड़ा बोल देते थे कि तू लेस्बियन है, और मतलब तरह तरह की बातें, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में जाने लगा। और मैंने अपने 12th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स मिस कर दिए, और मैंने सुसाइड करने की कोशिश करी कि भाई मेरे को लाइफ नहीं जीनी है, कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस लाइफ में, और मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। हालांकि तब तक मेरी मदर है, मेरी मतलब मेरी स्टेप मॉम है। मैं 6 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद 10 साल में अपने चाचा चाची के घर रहा, उन्होंने मुझे पाला। और जब मैं 16 साल की उम्र में मैं अपने घर पे वापस आया, तो जो कोई ना कोई एक मेरे को रीज़न लगता था, मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स जो मेरी स्टेप मॉम की वजह से हुआ है, काफ़ी सारी मेरे जो डाउट्स थे एक तो मतलब ट्रांजिशन का था, एक फैमिली का था कि मैं बिना पेरेंट्स के मतलब बड़ा हुआ हूँ, पला बड़ा हूँ। तो वो मेरा रिलेशन अच्छा हुआ, क्योंकि वो एक पहली औरत थी मेरी लाइफ में जिन्होंने मेरे को समझने की कोशिश करी। पहली बार मेरे को एक ऐसी आस आई, एक ऐसी उम्मीद मिली कि हाँ, इस दुनिया में कोई है जो मेरे को समझता है, जिन्होंने मुझे ट्रांजिशन के बारे में बताया, पूरा समझाया, पूरा प्रोसीजर बताया कि भाई ऐसे ऐसे सर्जरीज होती हैं, और अगर तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उन्होंने ही मेरे पापा से भी बात करी और पापा ने भी मेरे को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, मतलब ट्रांजिशन के लिए, कि हाँ भाई अगर इसी में उसकी खुशी है और वो इस तरीके से अपनी लाइफ जीना चाहता है तो हम लोग उसके साथ हैं। तो एक तरफ से तो अच्छी पॉजिटिव चीज़ हो रही थी, दूसरी तरफ से स्कूल में जो मतलब टाइम था वो बहुत ख़राब हो गया। कि जिनको मतलब मैं भाई बोल रहा था, आज तक मैं सेकंड स्टैंडर्ड से उनके साथ पढ़ रहा था, वो एकदम से जैसे ही उनको पता चला कि भाई इसके जेंडर मार्कर मेल नहीं फीमेल है, वो मेरी गर्लफ्रेंड को बोल रहे हैं कि तू उसको डेट क्यों कर रही है, और कि तू लेस्बियन है क्या, और कि वो तो छक्का है। मतलब किसी फ्रेंड से कभी कुछ बहस हो जाए तो उनके पेरेंट्स कॉल करके डायरेक्टली बोल रहे हैं, गालियां दे रहे हैं कि तुझ जैसे छक्के के साथ ऐसा ही होना चाहिए, मतलब तरह तरह की बातें। और मतलब जिसको भी मौका मिलता था उनको एक पॉइंट मिल गया था कि भाई इसकी जो कमज़ोरी समझ लो, या मतलब या ये बात इसको हर्ट कर सकती है, तो वो उसी बात को लेके पिन पॉइंट करते थे। सो एक टाइम ऐसा था कि मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन में आ गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कि अगर मैं 12th पास कर लूँगा तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, कि मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा, कि मेरा कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। स्कूल मैंने एनी हाउ मैनेज कर लिया कि किसी को पता नहीं चला, लड़कों की तरह रह रहा था, सब कुछ था, स्पोर्ट्स में था, वो भी जैसे तैसे मैनेज हो गया। बट अब कॉलेज जाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी क्या है, पुराने डॉक्यूमेंट्स देखे जाएंगे। तो वहाँ पे मतलब उन सबको सोच के, और क्योंकि उस टाइम इतनी समझ भी नहीं थी, ना मुझे लॉ के बारे में पता था कि कैसे होगा, तो मैं ऐसा चाहता था कि मैं मर जाऊँ, फांसी लगा लूँ, या मतलब कभी सोचा था अपनी छत से जाके कूद जाऊँ, कि इस लाइफ में मैं शायद कभी भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और 16 साल, और इंडिया में जो प्रोसीजर है वो 18 साल की एज में हम शुरू कर सकते हैं। तो वो जो 2 साल थे कि आपको सब कुछ पता भी है ट्रांजिशन के बारे में, लेकिन आप स्टार्ट नहीं कर सकते। सो वो सब पीरियड के टाइम पे, और जब आपके जो खुद के दोस्त हैं वो आपको धमकियाँ दे रहे हैं कि जो कभी आपको शायद कुछ एक भाई की तरह ट्रीट करते थे, वही मेरे को बोल रहे कि हम तेरा रेप कर लेंगे, और ज़्यादा फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम पूरी मतलब सब लोगों को बता देंगे कि तू लड़का नहीं, तू लड़की है। जिन लोगों के लिए मैं मतलब बचपन से लेकर, मतलब होता है एक बॉन्ड होता है, जो स्कूल फ्रेंड्स होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, कि हमेशा मतलब लाइफ लॉन्ग वो दोस्त रहते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद मैंने अपने सारे दोस्तों से कनेक्शन ख़त्म कर दिया। आज के टाइम पे मेरे जितने दोस्त हैं उसमें से शायद ही मेरे स्कूल के 2-4 लोगों से मैं बात करता हूँ। और हालांकि मैं अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा फेमस था क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में था और नेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो हर साल स्कूल के लिए नेशनल मेडल जीतना, और अलग अलग एक्टिविटीज़, मतलब स्पोर्ट्स में ही अलग अलग चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। तो जब मैं स्कीटिंग भी कर रहा था, मैंने अपना फर्स्ट नेशनल 2000 मतलब अंडर 12 की एज में मैंने स्टार्ट किया था, तब मैं 6 स्टैंडर्ड में था। तब मैंने फर्स्ट टाइम मतलब मैं अपना नेशनल खेलने गया। तो स्केटिंग के भी टाइम पे था कि मेरे कोच को नहीं पता था कि मैं फीमेल हूँ, और मैं मेल टीम मतलब जो हमारे क्लब के जो लड़के थे मैं उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करता था। लेकिन जब वो फॉर्म फिल किया गया
तो मेरे टीचर ने इन्फॉर्मेशन मेरे से नहीं ली, क्योंकि उस टाइम मेरी एज कम थी, तो उन लोगों ने स्कूल से सारी डिटेल्स निकाली और उधर से उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेल नहीं फीमेल है। और जब मैं पानीपत पहुंचता हूँ अपना जोनल्स खेलने के लिए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि भाई, और उन्होंने मेरे को झूठ बोला है कि गलती से तुम्हारा फीमेल में टिक हो गया है और इस साल मतलब इस बारी भी आप फीमेल में पार्टिसिपेट कर लो और नेक्स्ट टाइम आप मेल में करोगे। तो मैं तो मतलब पूरा शॉक्ड हो गया। मैंने कहा कि मतलब अगर मैं फीमेल में खेलूँगा ये तो सबको पता चल जाएगा कि भाई ये तो लड़की है, और तरह तरीका की फिर से जो चीज़ें मैं छुपाने की कोशिश कर रहा था कि सबको पता चल जाएगा। तो मैं रोने लग गया कि नहीं, मेरे को नहीं पार्टिसिपेट करना है। तो एनी हाउ उन मेरे कोच ने मेरे को कन्विंस कर लिया। और सबसे अच्छी ये बात थी कि मेरे कोच ने हम लोगों के क्लब से ऑलमोस्ट 150 अराउंड कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उन्होंने सबको एक रूम में बंद कर दिया। तो किसी को पता नहीं चला कि मैं किस कैटेगरी में खेल रहा हूँ, कि मेल में खेल रहा हूँ या फीमेल में। और उन 150 बच्चों में से इकलौता मैं ही था जो सेलेक्ट हुआ नेशनल्स के लिए। और फिर नेशनल्स में जाते हैं हम लोग, तो चंडीगढ़ पहुँचता हूँ, वहाँ पे फिर मेरा मेडल आ गया, और मतलब मेरा फर्स्ट नेशनल मेडल आया वहाँ पे। तो लोगों ने मतलब जो दूसरे कोचेस थे उन्होंने मेरे ऊपर प्रोटेस्ट कर दी कि आप एक लड़के को लड़की की रेस में खिला रहे हो। तो हमेशा यही होता था कि अगर आप कंसंट्रेट भी किसी चीज़ पे करना चाह रहे हो, मतलब पढ़ाई छोड़ो, अगर आप स्पोर्ट्स में भी करना चाह रहे हो, तो आपको चेयर अप कोई नहीं करेगा। हालांकि जो दूसरे जो मेरे साथ जो मेरे कॉम्पिटिटर्स थे, लोग उनको चेयर अप कर रहे हैं, और मेरे उसमें पीछे से जो आवाज़ें आ रही हैं वो सब डीमोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं कि भाई आप लड़के को नहीं मतलब लड़की को नहीं, लड़के को दौड़ा रहे हो रेस में, इसको डिस्क्वालीफाई करो। और हर रेस के बाद मेरे ऊपर प्रोटेस्ट हो जाती थी, और मेरे कोच को वहाँ पे मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, मेरे स्कूल के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। तो लाइफ में कोई भी एक ट्रांसजेंडर हो, चाहे वो ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन हो, उनकी हर लाइफ के हर एक स्टेप पे, हर एक स्टेज पे उन लोगों के लिए एक स्ट्रगल है। मतलब हम लोग जब तक ये लाइफ जी रहे हैं, हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए, जिसका मैं नहीं सोच सकता कि एक जो बायोलॉजिकल मेल है या फीमेल है वो कभी उसको फील भी कर पाएगा या उस चीज़ को समझ भी पाएगा, क्योंकि वो कभी उनको उनके लिए चीज़ें बहुत नॉर्मल है। ठीक है। और हम लोगों के लिए एक छोटी छोटी चीज़, मतलब देख सोचो, जब मैं बोल रहा हूँ कि एक टॉयलेट जाने के लिए मेरे को अगर 100 बार सोचना पड़ रहा है, तो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए हर चीज़ मैटर करती है। अगर मैं जैसे स्पोर्ट्स में था, मेरे को रनिंग करनी होती थी, तो जब भी अगर हवा चल रही है तो मैं स्ट्रेट चलता ही नहीं था, हमेशा झुक के चलता था कि ताकि मेरे चेस्ट पे डायरेक्टली हवा ना आए, कि किसी को पता ना चल जाए कि मेरे पास फ्लैट चेस्ट नहीं है। सो ये सारी चीज़ें होती थी। और हमेशा स्कूल में आपको देख के बच्चे कुछ कमेंट पास कर रहे हैं या कान में कुछ एक दूसरे को बोल रहे हैं कि देख तू उसकी तरफ देख, ये देख वो देख। और लड़कों का तो पता ही है कि मतलब वो किस एक्सटेंट तक क्या लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सो ये सब रहा। और फैमिली में मतलब काफ़ी अच्छा था। फैमिली में से मेरे को शुरू से सपोर्ट रहा, ना उन्होंने कभी मेरे को यूनिफॉर्म के लिए मना किया, ना कभी उन्होंने मेरे को खेलने से रोका। कि जो भी चीज़ मैं करना चाहता था, मेरी फैमिली हमेशा से मेरे साथ खड़ी रही। बट ये सारी चीज़ें मैंने कभी अपने घर वालों के साथ भी नहीं शेयर की कि मैं ये सब छोटी छोटी चीज़ें भी मतलब मैं फेस कर रहा हूँ, और क्या मैं उनको एक्सप्लेन करूँ। तो जब एक ट्रांस या एलजीबीटी पूरी कम्युनिटी का कोई बच्चा होता है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो किससे बात करे। उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। टीचर से बात करो तो टीचर बोलते हैं कि भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। इवन मैंने कुछ साइकाट्रिस्ट तक देखे हैं कि अगर हम लोग जब अपना एसआरएस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें पहले एक साइकाट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट से सर्टिफिकेट लेना होता है, उसको जीआईडी बोलते हैं। तो जिन लोगों को पता है, जिन साइकाट्रिस्ट को, वो तो आपकी काउंसलिंग करके आपको जीआईडी दे देंगे। और कुछ साइकाट्रिस्ट को भी नहीं पता है कि जेंडर डिस्फोरिया भी कुछ होता है। तो वो लोग मतलब मतलब अगर मैं कोई भी ट्रांस पर्सन जा रहा है तो उसको टेस्टोस्टेरोन चाहिए, उसको उसकी जगह ईस्ट्रोजन दे देंगे, उल्टा फीमेल हार्मोन दे देंगे। या उन कई बार देखा है कि पेरेंट्स किसी तांत्रिक के पास ले जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह, या उनको शॉक थेरेपी दी जाती है।
तो एक ट्रांजिशन के लिए कि बच्चा कैसे अपने घर वालों को ये चीज़ बताए, उसको यही डर लगा रहता है कि अगर, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्टिव थी, मैंने ये सब फेस नहीं किया, लेकिन मेरी कम्युनिटी ने ये हर एक छोटे स्टेज पे ये चीज़ वो फेस करते आए हैं कि अगर आप घर में बोलने वाले हो कि हाँ भाई मेरे को ट्रांजिशन करना है, सबसे पहला डर उसको होता है कि मेरे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में इतना स्टिग्मा अटैच है इस चीज़ को लेके कि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सोसाइटी का प्रेशर है, वो आपको एक्सेप्ट करने से बिल्कुल मना कर देंगे, और या वो आपको घर से निकाल देंगे, डिसोन कर देंगे, या आपकी ज़बरदस्ती शादी करा देंगे। कि कई बार क्योंकि आप फीमेल टू मेल हो, तो इंडिया में खासकर लोगों को ये लगता है कि लड़कियां एक बर्डन है फैमिली पे, तो वो शादी करके अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो वो आपकी शादी करा देंगे। और जब एक ट्रांसमैन की शादी हो जाएगी जिसको मतलब लड़की की फीलिंग ही नहीं है, और उसके साथ अगर कोई मतलब जैसे भी उसकी शादी हुई है, चाहे मतलब उसके साथ अगर वो लड़का फिज़िकल रिलेशनशिप में वो लोग आते हैं और उनके बीच में कुछ भी फिज़िकल रिलेशनशिप होती है, तो उस ट्रांसमैन का फोर्सफुली रेप बोलूँगा मैं, क्योंकि वो उसकी चॉइस से नहीं हो रहा है, वो चीज़ करना नहीं चाहता है। ये सब इश्यूज होते हैं। और ऐसे मेरे को भी ध्यान आता है कि जब मैं स्पोर्ट्स में भी था तो मैं इवेंट्स मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए बाहर जाता था, तो कुछ कोचेस मेरे को ऐसे मिले कि कभी बोला कि आओ चलो वॉक करके आते हैं, बात करते हैं, तो मेरे को लगता था कि शायद हम लोग आगे वाले कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो मेरे को गलत सलत जगह हाथ लगाने की कोशिश करते थे। लेकिन मतलब मैं वोकल था और मेरे में वो हिम्मत थी कि मैंने उनको वहाँ रोक दिया कि नहीं, आप इसके आगे नहीं कर सकते हो और आप मेरे को हाथ नहीं लगा सकते हो, वरना मैं आपकी वाइफ को बोल दूँगा। तो उस वजह से मतलब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रांसमैन है कि कभी वो ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं तो उनका रिक्शे वाला उनका रेप कर रहा है। कई बार फैमिली से उनके बहुत मतलब कज़न ब्रदर्स हो गए, अंकल हो गए, विद इन फैमिली ट्रांसमैन का रेप करते हैं, सिर्फ उनको रियलाइज़ कराने के लिए कि तुम लड़के नहीं लड़की हो। तो किसी ने मतलब पहले ये सवाल भी पूछा था कि ट्रांसमैन और ट्रांस वुमेन में फ़र्क क्या होता है। सिर्फ ट्रांसमैन जो है वो फीमेल से मेल होते हैं, और ट्रांस वुमेन जो है वो मेल टू फीमेल है। जर्नी में हमारी ऑलमोस्ट अब्यूज़, चाहे ट्रांसमैन हो ट्रांस वुमेन हो, उसके साथ होता है। फिज़िकल अब्यूज़ हो गया, वर्बल अब्यूज़ हो गया, सेक्सुअल अब्यूज़ हो गया, रेप चाहे ट्रांसमैन हो ट्रांस वुमेन हो उनके साथ होते हैं। और ट्रांस ट्रांस वुमेन जो है वो फिर भी बहुत ज़्यादा वोकल हैं अपने इश्यूज़ को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब पेट्रियार्किकल सोसाइटी है हमारी, और उन लोगों को पढ़ने का मौका मिलता है, जॉब करने का मौका मिलता है, तो वो अपने हक को लेके और उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लेके बहुत स्ट्रांगली वो शुरू से खड़ी हुई हैं। अब जाके ट्रांसमैन धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने इश्यूज़ को शेयर कर रहे हैं, सॉरी। और तो यही है, मतलब मेजर फ़र्क तो कुछ नहीं है, हम लोगों की जर्नी ऑलमोस्ट सेम है। जो दुख उन्होंने देखा है, जो चीज़ें फीलिंग उन्होंने करी है, वो ही सब हमारी रही हैं। और ओके, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो बोलूँगा, किसी ने बोला मैं बहुत तेज़ बोल रहा हूँ। आ, वो मेरी थोड़ी हैबिट है तेज़ बोलने की, तो ठीक है मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। सो ट्रांसमैन और ट्रांस वुमन का मैं यही बोल रहा था कि मतलब कि जो हमारे जो फीलिंग्स होती हैं वो हमारी बॉडी के साथ, मतलब हमारा जो जेंडर है वो मैच नहीं कर पाता है, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि घर वालों को समझाना। हमारी खुद की अपनी बॉडी की खुद की एक विद इन मतलब हमारे अंदर ही एक स्ट्रगल चलती रहती है, और ट्रांजिशन करना विदाउट फैमिली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। हम लोगों को ट्रांजिशन के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मॉनेटरी अगर आप फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती हैं आप वो मत करो, सिर्फ आप बात सुन लो कि बच्चे की परेशानी क्या है, सिर्फ उनके साथ सिर्फ आप खड़े रहो, और कि वो करना क्या चाहता है उसके लाइफ का डिसीजन में उसको सपोर्ट करो। उन लोगों को कुछ चाहिए नहीं है आपसे, ठीक है, सिर्फ उनको प्यार चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए,
और कि ट्रांजिशन हम जो कर रहे हैं, मतलब कई लोगों को ऐसा मिथ है या मतलब उनका मिसकंसेप्शन है कि लोग चेंज हो जाएंगे, मतलब हम लोग अगर ट्रांजिशन कर लेंगे तो एज अ पर्सन मैं नहीं बदलने वाला हूँ। एज अ पर्सन जो मेरा नेचर है वो वैसे ही रहेगा। सिर्फ मैं अपनी उस बॉडी को ऐसे मॉडिफाई कर लूँगा जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। कि अगर कोई एक मतलब एक इंसान है जो अपनी बॉडी में खुश ही नहीं है, अगर वो सर्जरी करके वो उस बॉडी में शरीर में अपना खुश रह सकता है, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप समाज के बारे में सोच रहे हो? आपको अपने बच्चे से मतलब होना चाहिए, ना कि बाहर की सोसाइटी से, क्योंकि जो बाहर का समाज है वो आपको कुछ नहीं देने वाला है। आपकी फैमिली, आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बहन, जो भी है वो आपके लिए मैटर करना चाहिए। बाहर वालों को क्या है, बाहर वाले आज बात करेंगे, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, उसके बाद वो भूल जाएंगे कि भाई ऐसा भी कुछ था, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो सब लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और आपको ज़रूरत नहीं है दूसरों के बारे में सोचने की। प्लीज़ शेयर SRS प्रोसेस। ओके, सो SRS प्रोसीजर जो है सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी हम इसको बोलते हैं। मैं ट्रांसमैन का आपको बताऊंगा कि हम लोगों को ट्रांजिशन स्टार्ट करने से पहले 2 GID सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं, एक साइकाट्रिस्ट से और एक साइकोलॉजिस्ट से। और उसमें आपकी काउंसलिंग होती है। और अगर डॉक्टर को लगता है, साइकाट्रिस्ट को लगता है कि भाई हाँ आप मेंटली पूरा श्योर हो कि आपको करना क्या है, आपको पूरा प्रोसीजर पता है, डूज एंड डोंट्स पता है, और कि हाँ आप फिट हो ट्रांजिशन करने के लिए, तो वो आपको जेंडर डिस्फोरिया का एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। और उसके बाद आपको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना होता है जो हार्मोन्स वाले डॉक्टर होते हैं। सो बेसिकली हार्मोन्स स्टार्ट, आपका GID आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर आप हार्मोनल थेरेपी स्टार्ट करोगे जो आपका एंडोक्रिनोलॉजिस्ट स्टार्ट करेगा। तो हार्मोन्स प्रिस्क्राइब करने से पहले कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जिसमें आपका ब्लड काउंट हो गया है, और LFT KFT, मतलब अलग अलग 2-4 थायराइड वगैरह के वो टेस्ट करते हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो वो आपकी डोसेज आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। और उसके बाद आती है हमारी सर्जरी। टॉप सर्जरी होती है जिसको हम मेस्टेक्टमी बोलते हैं या रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट। सो रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, तो इसके भी अलग अलग 2-3 प्रोसीजर्स हैं। और उसको की होल बोलते हैं हम लोग, डबल इंसिजन बोलते हैं। और ये डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो ब्रेस्ट का जो भी जो भी साइज़ है उस साइज़ के हिसाब से आपकी सर्जरी होती है। और उसके बाद होती है हमारी हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी होता है रिमूवल ऑफ ओवरीज या यूट्रस, फिलोपियन ट्यूब्स, जो भी हमारे इंटरनल फीमेल ऑर्गन्स हैं उसको रिमूव कर देते हैं। और लास्ट में आती है हमारी बॉटम सर्जरी। इसमें भी 2 प्रोसीजर होते हैं, एक मटाइडियोप्लास्टी और फैलोप्लास्टी। और मटाइडियोप्लास्टी में भी अलग अलग तरीके की होती है, जहाँ पे हम लोग अलग अलग तरीके से ग्राफ्ट लेते हैं हमारी बॉडी से। एक फोर आर्म से लिया जाता है, थाई से लिया जाता है, एक MLD होता प्रोसीजर होता है, वो इंडिया में नहीं होता है फ़िलहाल। सो उसमें हमारे यहाँ आर्म पिट से लेकर नीचे तक पूरा एक स्ट्रेट लाइन में वहाँ से वो लोग ग्राफ्ट लेते हैं। सो इन सब प्रोसीजर से हमारी फैलोप्लास्टी होती है। और हर सर्जरी में आपका एटलीस्ट 2 मंथ्स का गैप होता है। और सर आई ओके, हाँ, सो ये प्रोसीजर है। काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लाइफ रिस्किंग है। लाइफ रिस्किंग ये बिल्कुल भी नहीं है प्रोसीजर। हाँ, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमारी बॉटम सर्जरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी जो सर्जरीज़ है बहुत इजीली हो जाती हैं। इंडिया के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मतलब काफ़ी लोगों को मतलब एक गलत फहमी है कि बाहर अब्रॉड में होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, इंडिया में काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से सर्जरीज कर रहे हैं। सो बेसिकली ट्रांसमेन के जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में ज़्यादातर बात ही नहीं हुई है। इवन विद इन मिनिस्ट्री में बोलूँगा कि अगर हम लोग नालसा से भी स्टार्ट करें तो उसमें भी सिर्फ एक ट्रांसमेन वर्ड को ऐड किया गया है। और हम लोग अगर अभी जो लॉ भी यूज़ हुआ है तो मोस्टली मतलब जो लॉ बनाने वाले भी जो लोग हैं उसमें मिनिस्ट्री को सेंसिटाइज ही नहीं किया गया ट्रांसमेन के बारे में।
क्योंकि कभी ट्रांसमैन इतना आगे बढ़ के नहीं आए, कभी उन्होंने अपने को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया। अभी भी जैसे मैं ट्रांसमैन को NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो उन लोगों को पहली बात तो उनको देख के पता ही नहीं चलता है कि भाई मैं ट्रांसमैन हूँ। जब मैं उनको बताता भी हूँ तो उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है। मेरे को कभी भी मतलब मैंने इस चीज़ को कभी ऐसा नहीं लिया कि हाँ मैं ट्रांस मैन हूँ, या अगर मैं ट्रांस वूमेन में कुछ भी होता कि मैं किसी से कम हूँ, कि मेरी कैपेबिलिटीज़ जो हैं उसको मेरे जेंडर की वजह से कोई मतलब मेरे को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो अगर मैं अपना काम अच्छे तरीके से करूँ, अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, मैं मेंस में कम्पीट कर रहा हूँ और मैं उसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स जीत भी चुका हूँ, जिसका मैंने कभी खुद भी नहीं सोचा था कि मैं लड़कों के साथ कभी मैं कम्पीट कर पाऊँगा। सो जब बॉडी बिल्डिंग की भी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब बॉडी बिल्डिंग करनी है। और कहीं से पता चला कि फेसबुक के थ्रू ही कि अटलांटा में ट्रांसमैन का बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन होता है। सो उस टाइम पे भी मतलब कोई आइडिया नहीं था कि कैसे होगा, कि मतलब कि क्या कभी मैं इतनी मस्कुलर फिजिक बना पाऊँगा। और जब जब मैंने ट्रांसमैन का देखा तब मेरे को हुआ कि हाँ भाई चलो मेरे को भी पार्टिसिपेट करना है और कि देखते हैं कि क्या होगा। तो मैंने कम मतलब तैयारी शुरू कर दी, और जब मैं रेडी हुआ मैंने उनको US में इन्फॉर्म किया कि भाई मैं रेडी हूँ, मेरे को पार्टिसिपेट करना है। तो उन्होंने मेरे को इनविटेशनल लेटर भेजा और वो कंपटीशन US में होना था अनफॉर्चुनेटली, और मैं फॉर्चुनेटली भी बोलूँगा कि मेरा वीज़ा नहीं लगा। और उस मोमेंट पे मैंने मतलब डिसाइड किया कि ठीक है मुझे US नहीं जाना, अगर मेरे को चेंज लाना है अपनी कंट्री में तो मेरे को इधर पार्टिसिपेट करना होगा, मुझे यहाँ के लोगों के बीच में compete करके अपनी जगह बनानी होगी। तो फिर मैंने यहाँ पे तैयारी शुरू करी और मैंने कहा ठीक है जब इतने साल लगे हैं और एक साल सही, तो यहाँ पे मैंने मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और मैंने इनिशियली मैंने मतलब लोगों को ईमेल लिखना शुरू कर दिया था, जो फेडरेशंस होती हैं अलग अलग बॉडी बिल्डिंग की, कि भाई मेरे को पार्टिसिपेट करना है। और मैंने सीधे सीधे लिखा था कि मैं एक ट्रांसमैन हूँ और मेरी ये डोसेज है और ये मैं टेस्टोस्टेरोन इतनी डोसेज का लेता हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि लोग मतलब अगर मैं कम आउट ऑलरेडी कर चुका था कि कहीं ना कहीं से पता चले कि हाँ मैं ट्रांसमैन हूँ और वो मेरे को डिस्क्वालीफाई कर दे इस वजह से। क्योंकि जो ऑब्वियस ये चीज़ें मैंने पहले भी फेस करी हुई थी कि जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था तब से मैं ये चीज़ मतलब कि मेरे ऊपर प्रोटेस्ट हो रही है, डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ मेरे को ऑलरेडी पता थी कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है। तो मैं प्रिपेयर्ड था, और जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट कर ही लिया है कि हाँ मैं ट्रांसमैन हूँ और मेरे को कोई शर्मिंदगी नहीं है इस चीज़ में, तो मैंने उनको मेल में सीधा सीधा लिखा और उधर से मेरे को येस का मेल आ गया कि येस यू कैन पार्टिसिपेट। सो वहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुई, जो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था, उधर मैं कभी भी मैंने अपनी प्लेस के लिए नहीं सोच रहा था कि मैं अपने फर्स्ट कंपटीशन में मेरी कोई प्लेस आएगी। सिर्फ मेरे को ये था कि हाँ मैं खेल रहा हूँ और मैं एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम इंडिया में ऐसा हो रहा है, तो मेरे को अपना बेस्ट देना है। सो वहाँ पे मतलब जब मैं स्टेज पे उतरा और लोगों की जो हूटिंग थी, मेरे जो फ्रेंड्स आए हुए थे, मेरे जिम से इतने लोग थे, मेरी पूरी फैमिली थी, उनको देख के इतना ज़्यादा मतलब पॉजिटिव वाइब्स आई और मैं भूल ही गया कि भाई मैं मतलब मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैं फ़र्स्ट टाइम स्टेज पे उतरा हूँ। और इतने अच्छे से मतलब लोगों ने वेलकम किया, अप्रिशिएट किया। और उसके बाद में कितने भी मतलब फर्स्ट कंपटीशन में मेरी सेकंड प्लेस है वो नेशनल लेवल का था। और उसके बाद में मेरे को अपने आप ही ऑटोमेटिकली जो दूसरे फेडरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, उनके मैसेज आने लग गए कि हम लोग बॉडी बिल्डिंग का कंपटीशन करा रहे हैं कि आप आगे पार्टिसिपेट करें। सो वैसे ही एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन है, तो वो मेरी जान पहचान के थे, उनको भी नहीं पता था कि मैं ट्रांसमैन हूँ। तो मेरा एक इंटरव्यू उन्होंने देखा और उनको पता चला कि हाँ भाई मैं ट्रांसमैन हूँ। तो उन्होंने अपनी फेडरेशन का जब इंडिया में कंपटीशन कराया तो उन्होंने ट्रांसमैन की अलग से सेपरेट कैटेगरी डाली। सो जब मैंने कम आउट किया तो ये हुआ कि चलो अभी उस कंपटीशन में फर्स्ट टाइम हुआ था कि बाकी लोग पार्टिसिपेट करने नहीं आ पाए, जो काफ़ी सारे ट्रांसमैन है जो बॉडी बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम था नहीं आए। लेकिन कितने सारे लोग सेंसिटाइज हो गए उसके थ्रू। वहाँ पे इतने सारे ऑर्गेनाइजर्स थे अलग अलग ऑल ओवर इंडिया से, मतलब उधर जजेस आए हुए थे अलग अलग स्टेट से, एथलीट्स आए हुए थे। तो सबको चाहे वहाँ ट्रांसमैन पार्टिसिपेट करने आए या नहीं आए, मतलब मैंने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उन लोगों को ये तो पता चल गया कि हाँ ये भी कोई कैटेगरी है।
क्योंकि लोग इस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि कितने सारे लोगों की, कोई मेरठ से था, कोई हापुड़ से था, छोटी छोटी जगह से आए हुए थे, बहुत बॉडी बिल्डर्स कुछ गाँव से आए हुए थे, उन लोगों को ट्रांसमैन के बारे में पता चला। और उन लोगों ने मतलब इतना अप्रिशिएट किया मेरे को कि मतलब मेरे को कभी उम्मीद नहीं थी कि मतलब एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर की जाके मतलब तारीफ़ कर रहा है कि भाई तेरे को देख के मतलब मैं मोटिवेट हो गया हूँ। सो वहाँ से मेरे को मतलब बॉडी बिल्डिंग से स्पेशली मेरे को हमेशा से मतलब बहुत पॉजिटिव सपोर्ट मिला है। अ, बाकी मैं एक बात ये भी बोलना चाहूँगा कि कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि ट्रांसमैन और लेस्बियन के बीच में। सो लेस्बियंस जो हैं वो टोटली अलग है, ट्रांसमैन जो है वो टोटली अलग है। लेस्बियन बेसिकली एक लड़की दूसरी लड़की से सेक्सुअली अट्रैक्ट होती है। ट्रांसमैन जो है उसका अट्रैक्ट में भी मतलब उसको लड़के पसंद हो या लड़कियाँ पसंद हो, वो एक अलग चीज़ है। सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग चीज़ है और जेंडर जो है वो अलग चीज़ है। ट्रांसमैन जो है वो अपने जेंडर के साथ खुश नहीं होते हैं। उन लोगों को मतलब वो अपनी बॉडी के साथ मैच नहीं कर पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि इवन विद इन कम्युनिटी मैंने देखा है कि जो LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें भी लोगों को ट्रांसमैन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ट्रांस वुमेन इतनी ज़्यादा विजिबल है। और ट्रांसमैन उनको लगता है ट्रांसजेंडर मतलब सिर्फ ट्रांस वुमेन, या वो में भी अपने आप को हिजड़ा, किन्नर, जोगप्पा, अरावनी कुछ भी वो आइडेंटिफाई करती हो। लेकिन ट्रांस मेन भी ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर आते हैं और हम लोग भी ट्रांसजेंडर्स हैं और उसी उसी एक LGBT कम्युनिटी का हम लोग भी हिस्सा है, लेकिन हम लोग लेस्बियंस नहीं हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से कन्फ्यूजन मतलब कंफ्यूज ना होए आप, वो बिल्कुल अलग है। लेस्बियंस को कभी भी अपनी बॉडी से प्रॉब्लम नहीं होती है, वो सिर्फ एक लड़की से अट्रैक्ट होती है और उनके जो भी इमोशंस होते हैं या जो भी फीलिंग्स होती हैं वो एक लड़की के साथ होती है। ट्रांसमैन का ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसमैन अपनी बॉडी के साथ खुश नहीं होता है, ठीक है, और वो एक स्ट्रेट लाइफ भी जी सकता है, मे बी वो होमोसेक्सुअल लाइफ भी हो, वो दोनों ही अलग चीज़ है। लेकिन आ, मतलब बेसिक कंसर्न जो ट्रांसमैन का है उसका वो उसके जेंडर के साथ है कि वो अपनी बॉडी को एक तरीके से मिसमैच करता है और वो उसको ऑल्टर करना चाहता है ऑपरेशन करके, हार्मोनल थेरेपी से वो मतलब अपनी उस शरीर में खुश रहना चाहता है। ओके, तो मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ वो ट्रांस वुमेन ही है और ट्रांस वुमेन जो है वो एक औरत ही है और ट्रांस मैन जो है वो एक आदमी ही है। तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कि मैं ट्रांस, मेरे लिए मतलब चाहे वुमेन हो या ट्रांस वुमेन है वो दोनों सेम है। ठीक है, मेरे लिए दोनों ही औरत है, दोनों के लिए सेम रिस्पेक्ट है, सेम वैल्यूज़ है। और इससे पहले जब मैं मतलब मैंने जिसके अभी जैसे मैं जिसको मैं डेट कर रहा हूँ वो मेरी फियांसे है, लक्ष्मी नाम है उनका, वो एक ट्रांस वुमेन है, वो अपने आप को हिजड़ा आइडेंटिफाई करती है। लेकिन उससे पहले मैं दो तीन लड़कियों को मैं डेट कर चुका हूँ जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में था और मुझे कोई भी ऐसा फ़र्क नहीं लगा कि ट्रांस मैन ओ क्या कहते हैं ट्रांस वुमेन या सिज वुमेन में कोई भी फ़र्क हो, कि दोनों सेम ही है, दोनों के इमोशंस एक ही तरीके के हैं। तो मेरे को कोई भी ऐतराज़ नहीं होगा कि अगर मैं ट्रांस वुमेन को डेट करूँगा। और मैंने जो मोस्टली जो अपना जो लाइफ जो भी स्पेंड करी है वो हमेशा लड़कों के बीच में रहा हूँ। ठीक है, और लड़कियाँ मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। जो दो तीन लड़कियाँ जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में भी रहा तो वो जस्ट इसलिए थी कि ताकि मैं बाकी लोगों से थोड़ा बच के रहूँ, कि दूसरी और कोई लड़की मुझे मतलब प्रपोज ना करे। सो जब मैं लक्ष्मी के साथ रिलेशनशिप में आया तो एज मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हुआ, और क्योंकि कभी इंटेंशन ही नहीं था कि भाई मैं लक्ष्मी को डेट करूँगा ऐसा करके। वो मेरे से एज में बड़ी हैं, वो मेरे से 14 इयर्स बड़ी हैं। और बस पता नहीं चला, हम लोग ऐसी एक इवेंट था ट्रांस कम्युनिटी का ही था, वहाँ उनको फर्स्ट टाइम देखा। उससे पहले उनको मैंने सिर्फ टीवी में देखा था और काफ़ी सारे वो शोज़ में आई हुई हैं, उनकी मूवी आई हुई है, तो सिर्फ टीवी तक ही पता था उनका। फर्स्ट टाइम देखा तो थोड़ा मतलब उनका बहुत लाउड सा मेकअप था तो मैं उनसे दूर ही था, लेकिन जस्ट आई कांटेक्ट हुआ, दैट्स इट। और उसके बाद हमारी कोई बात नहीं। फिर हम लोग एक नेक्स्ट नेशनल लेवल पे एक ट्रांसजेंडर्स को लेके एक मीटिंग थी, वहाँ मिले। तो धीरे धीरे हम लोग वैसे मिलते रहे और
मतलब कब आप किसी से मतलब प्यार में पड़ जाते हो वो पता नहीं चलता। और वैसे ही मेरे साथ हुआ कि मतलब समझ ही नहीं आया, कुछ सोच समझ के नहीं किया, जस्ट हो गया। और अब इस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि चाहे बोले कि वो आपसे उम्र में बड़ी है या तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, तुम्हें किस चीज़ की कमी है। तो ऐसा ना पहले कुछ था, ना कि हमने कोई एक दूसरे को चूज़ करके नहीं किया कि भाई नहीं, कि पॉइंट करके कि नहीं मेरे को इसी को डेट करना था, होना था हो गया। लेकिन अब मैं कभी भी उस चीज़ को लेके बैकआउट नहीं करूँगा कि एक इंसान अगर वो अभी दिल्ली मूव इन कर गई है, वो महाराष्ट्र वहाँ बॉम्बे से है, तो अगर कोई अपना घर छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो जाए, मैं अपना घर छोड़ के शिफ्ट हो जाऊँ, तो वो पीछे हटने के लिए नहीं है। अभी भी मतलब कई लड़कियों का मेरे को मैसेज आता है कि तुम एक ट्रांस वूमेन को क्यों डेट कर रहे हो, कि मुझे कर सकते हो या मतलब फ़लाना को कर सकते हो, और 10 तरीके की अजीब अजीब बातें करते हैं। लेकिन मैं ये गलत फहमी दूर करना चाहूँगा कि मैं जिसके साथ हूँ मैं बहुत खुश हूँ। हम लोग बहुत कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। लाख कोई सुपर मॉडल भी आ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके साथ हूँ हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लॉयल है, और एक दूसरे के साथ हमें मतलब हद से ज़्यादा खुशी। ओके, सो नालसा जब ये पिटिशन फाइल हुआ, सो ये भी ट्रांस वूमेन के द्वारा फाइल हुआ था, और उस टाइम पे भी कोई ट्रांसमैन आगे नहीं आया था। और नालसा के थ्रू हमें हमारी आइडेंटिटी मिली। 2014 में ये जजमेंट आई थी, 15 अप्रैल 2014 को। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने हमें राइट टू आइडेंटिटी का, क्या हम अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमें राइट मिला। क्योंकि मेल फीमेल की बात हो जाती थी, ट्रांसजेंडर्स का कुछ पता ही नहीं था। और राइट टू प्राइवेसी हो गया, राइट टू चूज़ आवर ओन आइडेंटिटी, ये हमें बेसिकली नालसा से मिला। फिर नालसा में काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, मतलब एम्पावरमेंट की बात करी गई है। नालसा में बोला गया कि आपको ओबीसी कैटेगरी में लेके आएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, हालांकि मतलब कि मैं रिजर्वेशंस के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, लेकिन हमारी कंट्री में ये सिस्टम चलता है रिजर्वेशन का। और कहीं ना कहीं अगर आपको एम्पावरमेंट की आप बात कर रहे हो, जिसको कभी पढ़ने नहीं दिया गया, और कोई अगर ट्रांस मैन या ट्रांस वूमेन जॉब के लिए जा रहा है, उसको जॉब नहीं दे रहे हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो नालसा से जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि उन्होंने एक तो हमें हमारी आइडेंटिटी हमें दी, और साथ के साथ हमें रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया कि भाई इनको ओबीसी में लाके आप इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके एम्पावर करने के लिए इनके लिए काम किया जाए। अभी फ़िलहाल बिल के ऊपर मतलब बिल चल रहा है, बिल के अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं, उसके लिए 30 डेज़ दिए गए हैं कि हम उनको रिकमेंडेशंस दें। इस टाइम मतलब काफ़ी अच्छे से उन्होंने किया है कि पहले जो ऑल्ट्रेशन है कि पहले उन्होंने सर्जरी वर्ड यूज़ किया था, उसको हटा के मेडिकल इंटरवेंशन डाला है कि अगर आप कोई भी मेडिकल इंटरवेंशन कर रहे हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स मेल या फीमेल में, या ट्रांसजेंडर जो भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। और हाँ, अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो जिनका हमें रिकमेंडेशन भेजना है, और फाइनल बिल हमारे हाथ में नहीं है। एक्ट पास हो गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर अभी काम चल रहा है, और होपफुली जो गवर्नमेंट ने अभी जो सजेस्टेड लिस्ट डाली है, हालांकि वो बहुत अच्छी है, और हमारे बिल में मतलब अभी रूल्स एंड रेगुलेशन में एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी पे, एंटी बुलिंग पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। और आपके स्कूल में, कॉलेजेस में, मतलब आपके कोई भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी ऐसा होता है तो आप डायरेक्टली कंप्लेन कर सकते हो। और हाँ, आप कंप्लेन कर सकते हो, और क्या कहते हैं, ऑफिसेज वगैरह में भी मतलब आपके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होगा तो हर जगह पे उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मिनिस्ट्री ने डिस्क्रिमिनेशन को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे वो लोग। और बाकी मैं ये बोलूँगा जो सजेस्टेड लिस्ट है वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिस आउट कर दिया गया है। और रिजर्वेशन हम मतलब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं उसके रीज़न्स भी बताता हूँ। बिकॉज़ कई ट्रांस वूमेन हैं, मैं मतलब उनकी वॉइस बन के बोल रहा हूँ कि कई ट्रांस वूमेन है जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, मतलब इवन पीएचडी होल्डर्स है, डबल मास्टर्स हैं, और जस्ट उनको जॉब नहीं मिल रही है क्योंकि वो अपने मतलब फिज़िकली जो है
वो मेस्कुलिन है या मतलब आप उनको देख के बता सकते हो कि ये हिजड़ा है, उनकी क्वालिफ़िकेशन पे नहीं ध्यान दिया जा रहा है। सिर्फ वो किस तरीके से दिख रही है, और उनको जॉब नहीं दी और मजबूरी में उनको, क्योंकि अब भूख तो सभी को लगती है, उन लोगों को मजबूरी में सेक्स वर्क या बेगिंग करना पड़ता है। और कई बार जो सेक्स वर्क है प्रोस्टिट्यूशन की वजह से, कितनी ट्रांस वूमेन ऐसी है जिनको HIV हो गया मतलब इतना पढ़ने के बाद भी वो उनको नौकरी करनी है, वो नौकरी लेने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उनके पास क्वालिफ़िकेशन है, लेकिन और कुछ लोगों के पास एक्सपीरियंस है क्योंकि उन्होंने ट्रांजिशन बाद में स्टार्ट किया है। और तो उनके पास, जब तक उन्होंने ट्रांजिशन स्टार्ट नहीं किया था तो उनके प्रीवियस जेंडर में उनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उनको अब जब उन्होंने जैसे ही ट्रांजिशन किया, जो उनका एक्सपीरियंस हो वो मैटर नहीं करता है और सारी चीज़ नेल हो जाती है, और आपको मजबूरी में मतलब आपको प्रोस्टिट्यूशन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कितने ट्रांस वूमेन को HIV हो गया। और ट्रांसमैन का तो मतलब इतने ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि मतलब जब हम लोग HR डिपार्टमेंट में जाके बोलते हैं कि भाई हम ट्रांसमैन हैं, लेकिन हम इस बात को बताना नहीं चाहते हैं कि हम ट्रांसमैन हैं। सो सबसे पहले अगर आप मना कर देते हो तो ये समझ लो कि इंडिया में उल्टा होता है उस चीज़ का, कि आपने HR डिपार्टमेंट में अपने सीनियर को बोला कि भाई मेरे को ये चीज़ नहीं बतानी है, तो वो बात सबको पता होगी। तो कितने लोगों ने अपनी नौकरी मतलब या तो वो गए ही नहीं, या जब वो ट्रांजिशन स्टार्ट करने वाले थे तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वो एक इंसान को सेल्फ एक्सेप्टेंस में भी टाइम लगता है कि ये एक्सेप्ट करने में कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ, क्योंकि ये बहुत मतलब स्पेशली इंडिया में बहुत बड़ा एक ऐसे मतलब हवा टाइप का बना रखा है कि मतलब अगर तुम ट्रांस हो तो तुम गलत हो। हालांकि है तो हम लोग ऊपर वाले की देनी, हमने जानबूझ के ये लाइफ नहीं चूज़ करी है, ऊपर वाले ने हमें ऐसा बनाया है। और लोगों को मतलब ट्रांसजेंडर से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इवन विद इन कम्युनिटी लोगों को टाइम लगेगा। जब मैंने भी ट्रांजिशन किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझ जैसे लोगों को ट्रांसमैन बोलते हैं, और मैं अपने आप को मेल करके आइडेंटिफाई करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि नहीं भाई, आपको कम आउट करने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी लोग आपसे रिलेट कर पाएंगे, तभी लोगों को पता चल पाएगा कि एक ट्रांसमैन और एक सिज या बायोलॉजिकल मेल में फ़र्क क्या है। कैसो ट्रांसमैन हो या ट्रांस वुमेन हो, वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कई बार। मतलब अगर हम अब्रॉड में देखें तो कई लोग अपना, ट्रांस वुमेन है तो वो लोग अपना स्पर्म को फ्रीज कर लेते हैं, ट्रांस मैन है तो वो लोग अपने ओवरीज को प्रिजर्व करके टेस्ट ट्यूब के थ्रू या सरोगेसी के थ्रू वो बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो खुद से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में, मेरी बॉडी में जैसे टेस्टोस्टेरोन नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता है, मैं उसको एक स्टेरॉइड हो गया या केमिकल फॉर्म में अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता हूँ। मेरी फैमिली में मैं हूँ और मेरी मदर है और मेरी 3 सिस्टर्स हैं। मैं अपने ख़ानदान में फैमिली में सबसे बड़ा हूँ। और मैं मतलब जब मैं 6 साल का था तब मेरे पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ था, उसके बाद ही मैं अपने चाचा चाची के यहाँ शिफ्ट हो गया था। मतलब 6 साल की उम्र में मैंने डिसीजन ले लिया था कि नहीं, मैं अपने डैड के साथ शिफ्ट नहीं होऊंगा, और मैं अपने चाचा चाची के पास चला गया था। और 10 साल तक उन्होंने मुझे पाला और बहुत प्यार किया। उनके जो बच्चे थे, मेरे कज़न्स, उन्होंने मुझे हमेशा भाई की तरह ही ट्रीट किया। और कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब अगर जैसे मेरे चाचा चाची मुझे पाल रहे थे तो वो कभी कभी बोलते थे कि मेरे छोटे भाई बहनों को कि इसको, कि घर में मेरा नाम बिट्टू है तो कि बिट्टू को बाजी बोलो। लेकिन मेरे भाई बहनों ने कभी भी ऐसा नहीं बोला, और वो कभी नहीं सुनते थे चाचा चाची की। और मैं चाचा चाची को भी नहीं ब्लेम करूँगा कि क्यों वो ऐसा बोलते थे। हाँ, वो मेरे को हर्ट करता था, तब मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अगर मैं आज के टाइम पे मैं सोचूं तो वो किसी और का बच्चा पाल रहे थे, तो वो शायद मजबूरी में कर रहे हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पापा उनको ब्लेम करें कि भाई तूने मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया, कि तूने उसको रोका नहीं। पहले बुरा लगता था कि भाई वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब समझ में आता है कि हाँ, है तो वो फैमिली। तो बहुत अच्छे से मेरे पेरेंट्स, मतलब डैड के बाद मेरे चाचा चाची ने मुझे रखा। उसके बाद फिर जब मैं अपनी फैमिली में आता हूँ वापस से, तो तब जो मेरी स्टेप मॉम है, उन्होंने बोला कि आज जाके जो तुम्हारे फादर है, ही इज़ नाउ अ कंप्लीट मैन, कि अब जाके उनकी पूरी फैमिली पूरी हुई है। और मैं 16 साल की उम्र में वापस गया था,
तो वो बहुत खुश हुए कि मैं वापस आ गया। लेकिन मेरे को मतलब अपनी सगी बहनों को मतलब एक्सेप्ट करने में टाइम लगा, क्योंकि मैं कभी बचपन से उनके साथ रहा ही नहीं था, और कि मुझे नहीं पता था कि मतलब बहनें कैसी होती है। मैं हमेशा भाइयों के साथ ज़्यादा रहा, और हमेशा मतलब लड़कों की तरह ही खेलता था। और उसी फैमिली में अगर आज मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा सपोर्टिव कोई है, मतलब डैड तो शुरू से, मतलब मेरे को लगता है उनसे ज़्यादा कभी किसी ने प्यार किया होगा मेरे को। और जो मेरी मॉम मेरी लाइफ में जिस तरीके से जितनी स्ट्रांगली आके वो खड़ी हुई है, मतलब उनके लिए तो हैट्स ऑफ है। कोई भी मेरा डिसीजन होता है, कुछ भी होता है, वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। कि कई बार डैड डिसएग्री कर जाते हैं, लेकिन मेरी मदर हमेशा मतलब एकदम मेरे साथ है। सो ये हम कितने 6 लोगों की 4 5 6, हाँ 6 लोगों की फैमिली है। और बहुत अच्छे से मतलब सब कुछ एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबकी। और सब लोग मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मेरे ट्रांजिशन को लेके। और वो बहुत खुश है मेरे इस डिसीजन के साथ कि भाई मैंने ट्रांजिशन किया और मैं अपनी लाइफ में मैं मेरे को मैं सही बताऊँ, मेरे को पैसे कमाने में इतना इंटरेस्ट नहीं है। और मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, वो मैं बहुत दिल से करता हूँ। बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को, मतलब मैं बहुत पैशनेट हूँ बॉडी बिल्डिंग को लेके। एजुकेशनली मैंने एलएलबी की हुई है। और इसकी भी एक कहानी है कि मेरे को कभी लॉयर बनना नहीं था, क्योंकि शुरू से देखा है कि लॉयर्स है तो झूठ बोलते होंगे, ऐसा ऐसा करके। और एक वो चीज़ है जो मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी को मतलब मुंह पे, मतलब क्या होता है, किसी को झूठ बोल ही नहीं सकता। सो शायद वो मेरी फील्ड ही नहीं थी। लेकिन मैंने जो ट्रांजिशन किया, मैंने 18 की एज में अपना ट्रांजिशन स्टार्ट किया था। और शायद उस टाइम पे मैं सबसे यंगेस्ट था कि जिसने एग्जैक्ट 18 साल की उम्र में ट्रांजिशन स्टार्ट किया हो। और मेरे मतलब जस्ट 12th स्टैंडर्ड के बाद ही मैंने अपनी बैक टू बैक सर्जरीज करी। और मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स नायला से आर्यन में चेंज किए, और फीमेल से वो मेल में हो गए। तो मेरे मतलब 12th में भी 84% थी। और स्पोर्ट्स के तो मेरे पास थे ही नेशनल के मेडल। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए गया, मैंने सोशोलॉजी ऑनर्स के लिए मतलब मैं सोशोलॉजी ऑनर्स करना चाहता था। और डीयू में जब मैं जाता हूँ तो उन्होंने मैं अपनी मॉम के साथ गया था। तो मेरी मॉम ने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट की थी कि आप किसी को इसके बारे में बताना मत कि इसने ट्रांजिशन किया है। और क्योंकि वही 18 19 साल का था और इतनी समझ नहीं थी कि अगर कुछ होगा तो कैसे मैं हैंडल करूँगा। तो इसलिए मेरी मॉम ने रिक्वेस्ट करी कि प्लीज़ आप इसको मतलब इसने जो इसकी जो जर्नी है या जो इसका ट्रांजिशन है, प्लीज़ आप इसको किसी से डिस्क्लोज़ मत करना, बस ऐसे ऐसे मैटर है। क्योंकि मेरे 10th 12th के डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहे थे, और जो मैंने फॉर्म फिल किया था वो आर्यन के नाम से किया था, क्योंकि पूरा लीगली गज़ेट ऑफ इंडिया में और एफिडेविट्स वगैरह जो होते हैं वो उन सब के थ्रू मैं चेंज कर चुका था। और तो जब मेरे मॉम के वो मतलब मॉम ने वहाँ रिक्वेस्ट भी किया, बट विद इन 15 मिनट्स पूरे कैंपस को पता था कि ऐसे ऐसे कोई आया हुआ है। और लोग मेरे को आके घूरने लग गए कि जैसे कोई जोकर आ गया हो उनके कॉलेज में। तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता था कि मेरे मार्क्स कितने हैं, मेरे पास स्पोर्ट्स की कितनी अचीवमेंट्स है। और उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम एडमिशन नहीं दे सकते हैं। और मतलब वो बहुत ही अजीब सा था टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तो ट्रांजिशन भी तभी हुआ था, और कुछ इतनी समझ नहीं थी कैसे होगा, तब कोई जजमेंट नहीं थी। नालसा भी मतलब 2014 में आएगी, 2011 की बात है। तो कॉलेज में एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। मैंने काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस में भी ट्राई किया, तो उधर भी सब जगह से ना ही ना होता रहा। और मेरी मदर ने वहीं पे खड़े होकर रोना शुरू कर दिया कि क्या तेरा फ्यूचर क्या होगा, और तू क्या आगे क्या परस्यू करेगा, ऐसा करके कि हम लोग सिर्फ तेरे को 12th पास घर में नहीं बिठा सकते हैं, अभी तेरी छोटी बहनें हैं, बाकी भाई हैं, तो उनके लिए तू क्या एग्ज़ाम्पल सेट करेगा। सो वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गई। और बीच में ऐसा हुआ कि ठीक है मैं शायद यूएस चला जाऊंगा पढ़ने के लिए, वहाँ पे मेरे रिलेटिव्स हैं, वहाँ रह लूँगा। तो लेकिन ये कि जैसे मेरी स्टेप मॉम है तो मैं उनसे ही उस टाइम इतना क्लोज़ नहीं था। तो जो मेरी वहाँ पे जो मौसी वगैरह रहती है, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं उनके साथ नहीं रहूँगा, और क्योंकि मैं उन्हें जानता ही नहीं था इतना। तो ये सब हुआ। फिर कहीं से पता चला कि मुंबई यूनिवर्सिटी में
एक रिजवी लॉ कॉलेज है, और वो लोग तैयार हो गए मेरे को एडमिशन देने के लिए। लकीली जो मेरी उधर जो प्रिंसिपल थी, मिसेस डेजी एलेक्जेंड्रा, उन्होंने मतलब लंदन में थी वो जब वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो उनको उधर मतलब उनके फ्रेंड्स थे एलजीबीटी कम्युनिटी से, और उनको एक्सपीरियंस था कम्युनिटी के बारे में, नॉलेज थी। तो उन्होंने मेरे को बॉम्बे बुलाया। सिर्फ पहले तो मतलब एडमिशन के लिए हाँ नहीं बोला था, उन्होंने बोला कि जस्ट हमें देखना है कि अगर वो कॉलेज आता है तो क्या वो इजीली एज अ मेल पास आउट करेगा या नहीं करेगा। कि कहीं मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को लेके कंसर्न थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं एडमिशन ले लूँ और वो प्रॉब्लम मेरे लिए ही क्रिएट हो जाए। तो उन्होंने मेरे को देखने के लिए बुलाया। उन्होंने बोला कि बाकी जो पेपर वर्क है वो मैं हैंडल कर लूँगी। और उधर से मैंने मतलब लॉ किया 5 साल वहाँ पे। बट फिर वो ये है कि अभी जो फ्यूचर का प्लान है, या जो मैंने पढ़ाई करी, मेरे को लॉ में इंटरेस्ट नहीं है, फ़िलहाल बॉडी बिल्डिंग करता हूँ। और मैं ट्रांसजेंडर्स के लिए, स्पेशली ट्रांसमेन के लिए, उनके लिए बिज़नेस उनको स्टार्ट करवाना चाहता हूँ। कि हम लोग जॉब्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सोसाइटी में, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है। और जो मैंने पहले भी बताया कि मतलब इतनी क्वालिफ़िकेशन होने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। आप किस टॉयलेट में जा रहे हो, किस में नहीं जा रहे हो, किस तरीके से बात कर रहे हो, और इतने ज़्यादा कमेंट पास होते हैं, तो बंदा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल ही नहीं है बिल्कुल भी मतलब काम करने में। तो मैं चाहता हूँ कि खुद से हम लोग ट्रांसमैन मिलके एक प्लेटफॉर्म अपनी कम्युनिटी के लिए क्रिएट करें, और अच्छे से मतलब जब मे बी हम लोग उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि उधर हम लोग कंफर्टेबल होंगे जो हमारे साथ भी लोग हैं। हालांकि मतलब हमें दूसरों के साथ भी काम करना चाहिए, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा मैं बना पाऊँ कि मेरे थ्रू मतलब हम मतलब कुछ लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको काम मिल सके। और मैं शेल्टर स्टार्ट करना चाहता हूँ ट्रांसमैन के लिए। बहुत सारे ट्रांसमैन जिनको फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, वो लोग अपने घर से भाग जाते हैं, और वही जॉब ना होने की वजह से इतनी सेविंग्स नहीं होती है, उन्हें सर्जरीज भी करनी है, और रहने के लिए जगह नहीं है, किसी की सर्जरी हुई है तो इतना पैसा नहीं है कि वो होटल में रह के मतलब यहाँ पे 2 हफ्ता मतलब स्टिचेस वगैरह निकलवाने के लिए रुकना पड़ता है, वो सब कर सके। तो एक छोटा सा मेरा शेल्टर हो और एक इंटरप्रेन्योरशिप मैं स्टार्ट कर सकूँ ट्रांसमैन कम्युनिटी के लिए। सो अभी फ़िलहाल का फ्यूचर प्लान यही है। हम लोगों की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा। कि आप उनको कुछ भी काम करवाओ, कुछ भी डिग्निफाइड जॉब, वो लोग काम करने के लिए तैयार है। चाहे हम लोग, बहुत सारे ट्रांसमैन है वो टैक्सी ड्राइवर है, ठीक है, उनके पास क्वालिफ़िकेशन नहीं है क्योंकि घर वालों ने कभी पढ़ाया ही नहीं, सिर्फ ये सोच के कि लड़की है, शादी हो जाएगी और अपना दूसरे घर चली जाएगी, तो कभी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दी। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। तो अभी भी कोविड के टाइम पे जब लोगों के पास मतलब जब आम जनता के पास नौकरी नहीं है, और तो ट्रांसमैन या ट्रांस वुमेन का क्या हाल होगा। जो ट्रांस वुमेन है उनकी टोली बधाई नहीं हो रही है, ठीक है, लोग घरों में नहीं घुसने दे रहे हैं अपने, स्ट्रीट पे मतलब अलाउड ही नहीं है लॉकडाउन की वजह से। तो हमारी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा परेशान है। और अभी भी उनको ये नहीं है कि हमने ये देखा होगा जो लोग परेशान है वो चोरी चकारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के लोग अभी भी नौकरी ढूंढ रहे हैं कि कुछ भी काम मिल जाए, चाहे मजदूरी का ही काम मिल जाए, लेकिन खाना, जो हम लोग खाना खाएंगे वो अपनी मेहनत की कमाई का खाएंगे। सो जो कम्युनिटी है बहुत स्ट्रांग है, बहुत काम करना चाहती है, अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती है। उसको सिर्फ एक मौके की ज़रूरत है कि आप एक बार एक चांस दो और इज्जत से काम करवाओ। वो लोग आपको, अगर कोई 100 दे रहा है तो वो आपको 110% देंगे, अपनी मेहनत में कभी कोई कमी नहीं छोड़। मेरा अपना सिस्टर्स मतलब जो मेरी बहनें हैं और भाइयों के साथ, दोनों के साथ ही बहुत अच्छा रिलेशन है। आ, मैं मतलब जो बात मैं अपने भाइयों से भी कर सकता हूँ, बहनों से भी कर लेता हूँ। मतलब कि कोई ऐसा नहीं है कि मेरी सिस्टर्स कंफर्टेबल है मुझसे, उनकी कोई भी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी पर्सनल इशू हो जो वो मुझसे शेयर कर लेती हैं बिना कोई मतलब किसी एक मतलब कोई बिना डबल माइंडेड नहीं रहती कि भाई से बात करनी है या नहीं कर रही है। बहुत एज अ फ्रेंड मैं अपने दोनों भाई और बहनों के साथ हूँ। दोनों मतलब दोनों के साथ ही बहुत अच्छा रिलेशन है। ज़रूरी, हाँ,
कई लोगों को ये लगता है कि ट्रांस सिंपल मेल नहीं, मतलब ट्रांस मैन भी मैन ही है, जस्ट बायोलॉजिकली मेल नहीं है, बट जो एक बायोलॉजिकल बोलो या सिज मेल बोलो, सो ट्रांसमैन भी उसी की तरह ही होता है। चाहे हमारी मतलब सोच हो गई, मेंटालिटी हो गई, सब कुछ सेम ही होती है। लोगों ने डिफरेंसेस ऐसे क्रिएट कर रखे हैं, उनको एक मिथ है कि हम लोग शायद उन लोगों से अलग है, लेकिन जैसे कोई भी एक ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी सेम उन्हीं की तरह है। ओके, फिर हम लोग ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच मेरे को बुलाने के लिए, मेरे को सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।